में डाला। कोरोना के पापी जमातियों का जंजाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना के संक्रमण ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत में भी वायरस का जाल फैल चुका है। कई राज्य इससे प्रभावित हैं। ऐसे में जिस एक खास जमात विशेष से देश भर में संक्रमण फैल रहा है, उस तबलीगी जमात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश भर में कोरोना बंदी के बावजूद संक्रमण इन्हीं जमातियों से फैला। आखिर क्या है तबलीगी जमात और भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों का इससे क्या है कनेक्शन? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तबलीगी जमात आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शब्द। भले ये शब्द है, लेकिन इन दो शब्दों ने ही कोरोना काल को बेहद अहम मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जितनी संख्या है, उनमें से ज्यादातर संक्रमण तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की वजह से ही फैला है। तो तबलीगी जमात है क्या, पहले वो जान लीजिए। तबलीगी जमात एक रूढ़िवादी लोगों से जुड़ा हुआ समूह है। इस्लामिक विचारों और धर्म का अनुमोदन करता है। प्रशिक्षित मिशनरी है जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग कुरान और हदीस पढ़ने के साथ ही मौलाना मोहम्मद इलियास कंधालवी के संदेशों का पालन करते हैं, जिन्होंने तबलीगी जमात की स्थापना साल 1927 में की थी। तबलीगी जमात के संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास कंधालवी प्रमुख देवबंदी मौलवी थे। उनका मकसद धार्मिक प्रथाओं में सुधार और इस्लामी आस्था को बढ़ावा देना था। मुस्लिम आबादी की रक्षा के लिए उन्होंने तबलीगी जमात की स्थापना की थी। 1944 में इलियास कंधालवी की मौत के बाद उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ ने नेतृत्व किया। 1950 और उसके बाद तबलीगी जमात भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में फैल गया। 70 के दशक में गैर मुस्लिम क्षेत्रों में तबलीगियों के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ, लेकिन सऊदी वहाबियों और दक्षिण एशियाई देवबंदियों के बीच आपसी सहयोग में इजाफा हुआ और फिर 20वीं शताब्दी के आखिर में प्रभावशाली वहाबी धर्मगुरु अब्द अल अजीज इब्न बाज ने तबलीगियों के अच्छे कामों को मान्यता देते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। 2 दशकों में तबलीगी जमात का और विस्तार हुआ और यह भारत के कई हिस्सों में स्थापित हुआ। वर्तमान में इस संगठन के करीब 150 से 250 मिलियन सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में जमातियों की अच्छी खासी मौजूदगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित सिंह और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार का काम तबलीगी जमात के लोग करते हैं। इसके संचालन का मुख्य केंद्र दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज है, जहां देश और दुनिया भर के कई मुल्कों से जमाती इकट्ठे होते हैं और फिर कई अन्य जगहों पर जाकर मस्जिदों में उपदेश देते हैं। बिहार में तबलीगी जमात की पैठ कितनी गहरी है और दिल्ली की तर्ज पर पटना में तबलीगियों के केंद्र नूरी मस्जिद से कैसे संगठन की गतिविधियां संचालित होती है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में तबलीगी जमात का मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है, जो मरकज के नाम से प्रसिद्ध है। फिलहाल इसका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद इलियास के परपोते मौलाना साद कंधालवी कर रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज में किसी भी वक्त 9000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। यहाँ जमातियों के कई समूह तय किए जाते हैं, फिर किसी वरिष्ठ सदस्य को उस समूह का प्रमुख नियुक्त किया जाता है, जो देश के दूसरे हिस्सों में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तबलीगी जमात का काम क्या है? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई बातें नहीं करता। ये मरने की बात करता है कि मरने के बाद क्या होगा और तुमको क्या करना चाहिए जिसमें तुमको जन्नत मिलेगी। इसके देश की आज़ादी में इसका कोई योगदान नहीं है। देश की आज़ादी में इसने कोई कुर्बानी नहीं दी है और अभी जो हुकूमत है उसके खिलाफ भी इसका कोई काम नहीं है। तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित मरकज के बाद पटना में इस संगठन का मुख्यालय नूरी मस्जिद है, जो कोरोना बंदी की वजह से फिलहाल बंद है। यहाँ ताले लटके पड़े हैं,
पिछले 60 सालों से यहाँ मस्जिद से तबलीगी जमात का काम चल रहा है। वैसे कुछ दिन पहले ही पटना में इस जमात से जुड़े 15 से ज्यादा विदेशियों जो किर्गिस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें पर्यटक वीजा के उल्लंघन के आरोप में पकड़ा गया था। तब से इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है। तो बिहार के तबलीगी का मुख्यालय नूरी मस्जिद करीब 100 साल पहले निर्मित हुआ था। मस्जिद से 1960 में तबलीग जमात का काम शुरू हुआ था। एक तो दीन इस्लाम की बात होती है और ख़ास तौर से वह मुसलमान जो मुसलमान होने के बावजूद अपने इस्लाम को डिट्टो फॉलो नहीं करते हैं, उनको प्रेरित किया जाता है। यही काम उसका रहता है। इसके अलावा धर्म प्रचार कभी कभी कुछ लोग उतावले होकर ये कहते हैं कि धर्म प्रचार का ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये विद इन मुस्लिम कम्युनिटी धर्म प्रचार करती है कि आप अपने रिलीजन को जानिए। जैसे कोई हिंदू धर्म का मानने वाला है तो अगर उससे कोई पूछता है कि भाई गायत्री मंत्र सुना दो, कोई अपना बताओ, तो ये उसी तरह से ये भी चाहते हैं कि मुसलमान है तो मुसलमान रिचुअल्स जानता है कि नहीं, कुरान के बारे में जानता है कि नहीं। बिहार में तबलीगी जमायत का केंद्र नूरी मस्जिद है। विदेशों से आने वाले तबलीगी जमायत के लोग सबसे पहले नूरी मस्जिद में ही पहुंचते हैं और इसी नूरी मस्जिद में और इसी बोले रोल रहने देना। बिहार में तबलीगी जमायत का मुख्य केंद्र नूरी मस्जिद है। विदेशों से आने वाले तबलीगी जमायत के लोग सबसे पहले नूरी मस्जिद में ही पहुंचते हैं। नूरी मस्जिद में ही उनके प्रचार की दिशा तय होती है। प्रचार 3, 5, 10, 20, 40 और यहाँ तक कि 4 महीने के लिए भी होता है। प्रचार के दौरान तबलीगी जमायत के लोग अल्लाह व रसूल की बातों पर अमल करने के अलावा कुरान का पाठ करने की नसीहत देते हैं। तो बिहार में तबलीगी जमात की ओर से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार का केंद्र नूरी मस्जिद अभी बंद जरूर है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यहाँ के जिम्मेवार और जानकार शख्स जमात की दिशा तय करते हैं और लोगों को नमाज पढ़ने, अल्लाह और रसूल की बातों पर चलने और कुरान हदीस में लिखी बातों पर अमल करने को प्रेरित करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की खबर ने जहां पूरे देश में सनसनी फैलाती थी, वहीं आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि निजामुद्दीन की स्क्रिप्ट दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में लिखी गई थी। आखिर तबलीगी जमात का क्या है नेपाल कनेक्शन, देखते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के इज्तिमा के बाद समूचे देश में कोरोना वायरस के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि जमात के जरिए कोरोना फैलाने की तैयारी दरअसल नेपाल से शुरू हुई थी। इसी साल 15 से 17 फरवरी को नेपाल के सप्तरी जिले में करीब 3 लाख मुसलमान इज्तिमा यानी सम्मेलन में जुटे थे। इस इज्तिमा में पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, शारजाह से लेकर चीन, ऑस्ट्रेलिया के भी मुसलमानों ने शिरकत की थी। नेपाल के जिस इलाके में जमातियों का जमावड़ा लगा था वो बिहार के सुपौल जिले से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तबलीगी जमात से भारत में कोरोना फैलाने की पटकथा दरअसल नेपाल में लिखी गई थी। 15 से 17 फरवरी के बीच नेपाल के सप्तरी जिले में 18 देशों के जमाती इज्तिमा में जुटे थे। ये वो दौर था जब भारत में कोरोना दस्तक दे रहा था। उसके बाद ये जमाती भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में पहुंचते हैं। उसके बाद शुरू होता है कोरोना का तांडव। नेपाल के सप्तरी में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य वक्ता तबलीगी जमात का प्रमुख मौलाना साद था, जो अपने विवादित बयानों के चलते इन दिनों फरार है। दिलचस्प बात ये कि मौलाना ने इस इज्तिमा में खूब भड़काऊ भाषण भी दिए, लेकिन इसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फुटेज किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोजकों ने पत्रकारों के प्रवेश के अलावा प्रोग्राम में वीडियो कैमरा या मोबाइल कैमरा चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि इस बात का खुलासा तब हुआ जब नेपाल के जाली मुखिया नाम के एक शख्स पर तबलीगी जमात को पनाह देने और भारत में कोरोना संक्रमित जमातियों को प्रवेश कराने का आरोप लगा। इस खबर के बाद बिहार पुलिस के होश उड़ गए और नेपाल से जुड़ी सारी सीमाएं सील कर दी गई। हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें
और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। न्यूज 18 के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस सम्मेलन के बाद नेपाल से करीब 18 देशों के जमाती दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पहुंचे और उसके बाद ही कोरोना के तांडव का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे भारत के साथ खुली सीमा और अपनी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए नेपाल के गृह मंत्रालय ने कार्यक्रम के 3 दिन पहले ही इज्तिमा के आयोजन पर रोक लगा दी थी। सर्कुलर भी जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन को झूठी सूचना देकर वहां बड़ा आयोजन कर दिया गया। बिहार में जमायते उलेमा के जनरल सेक्रेटरी बताते हैं कि नेपाल के रास्ते भारत में कोरोना संक्रमितों को भेजने की ये पाकिस्तान की नई चाल भी हो सकती है। पाकिस्तान तो सरहदी बॉर्डर पर या नेपाल या कहीं से चाहता ही है किसी तरह का फितना हिंदुस्तान में फैलता रहे। अब ये तो सरकार का, हम नहीं जानते हैं कि जालिम मुखिया है क्या और उसके पीछे क्या गारंटी, तो सरकार को उसको जानकारी आनी चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। बताया ये भी जा रहा है कि अधिकांश जमाती नेपाल में हुए कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद भारत आए और इन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शरण ली। नेपाल के उसी इज्तिमा से वापस लौटने के बाद कोरोना ने और अधिक भयानक रूप भी ले लिया। स्थानीय उर्दू अखबार के संपादक अहमद जावेद की माने तो तबलीगी जमात का सम्मेलन न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया में होता है। हालांकि तबलीगी जमात के प्रमुख को लेकर इनकी राय थोड़ी अलग है। मौलवी साद ने खुद को अमीर, अपने आप ही अमीर शो ऑफ करना शुरू कर दिया, तो वहां जो शूरा में लोग थे उन्हें ये बात मंजूर नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि इनके सपोर्टर्स और शूरा वाले दोनों में बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते झगड़ा भी। कि मुसलमानों का कोई ये आदर्श ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये नहीं कर सकते हैं, इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन और इसमें एक छोटा सा तबका पढ़ा लिखा है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो अनपढ़ है और जो जिसको अभी शिक्षा की जो नई रोशनी है वो नहीं मिली हुई है। नेपाल भी वैसा ही देश है जो अनपढ़ सबसे बड़ा देश है। कोरोना बंदी के बीच तबलीगी जमात की एक्टिविटी के बारे में सरकार और पुलिस प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन पिछले महीने 14 और 15 मार्च को नालंदा जिले के बिहार शरीफ के शेखना मस्जिद में जमातियों के जमावड़े ने प्रशासन और शासन की नींद हराम कर रखी है। जैसी सूचना है, इस जमात में तकरीबन 640 लोग शामिल हुए थे। इस सूचना के आने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। बिहार में तबलीगी जमात को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है इस बात का कि आखिर कैसे तबलीगी मरकज के लोग कोरोना बंदी के बीच एक मस्जिद से दूसरे मस्जिदों तक आ जा रहे हैं। आखिर तबलीगी जमात का कोई सियासी रिश्ता है? वैसे बिहार में तबलीगी समाज को लेकर जानकारी जब न्यूज 18 की टीम जानने निकली तो कई तरह की जानकारियां हासिल हुई। 1935 में बिहार में तबलीगी मरकज की शुरुआत हुई। प्रदेश में मरकज की शुरुआत मौलाना सज्जाद ने की थी। मौलाना सज्जाद इमारत शरिया से जुड़े थे। बिहार में जब तबलीगी मरकज की शुरुआत हुई थी तब इसका काम था मुस्लिम धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। जो मुसलमान धार्मिक कार्यों में योगदान नहीं करते थे उन्हें इसके लिए प्रेरित करना। बिहार में 38 जिलों में तबलीगी जमात का दफ्तर है। हर जिले में इसका एक प्रमुख होता है जिसे अमीर कहते हैं। ये अमीर 10 लोगों का ग्रुप बनाता है जो लोगों को गांव-गांव जाकर नमाज पढ़वाता है। तबलीगी मरकज के बारे में आज तक बातें खुलकर सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि ये गैर राजनीतिक संगठन है जिसमें राजनीतिक दलों को सीधा हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये हर काम इतने गुपचुप तरीके से करते हैं कि जानकारी बाहर नहीं निकल पाती। बिहार में जब कोरोना संकट गहराया तब पहली बार तबलीगी जमात के लोगों की पहचान सामने आई। वो भी तब जब कुर्जी और फुलवारी में धर्म प्रचार करने के लिए बिहार आए हुए 17 लोगों को पकड़ा गया। जानकारी ये भी आई कि अभी बिहार में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग छिपे हुए हैं और ये खुलकर सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। बिहार में तबलीगी जमात की चर्चा सबसे पहले तब शुरू हुई जब कुर्जी और फुलवारी शरीफ में तबलीगी जमात से जुड़े हुए 17 लोगों को पकड़ा गया।
इस मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि अचानक खबर ये आई कि दिल्ली के निजामुद्दीन की सभा में शामिल होकर बिहार में नालंदा के एक मस्जिद में 640 तबलीगी जमात के लोग एक सभा में शामिल हुए। और खबर तब और गंभीर हो गई जब खबर ये मिली कि उसमें से कुछ लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। जाहिर सी बात है, इस खबर ने बिहार सरकार के होश उड़ा दिए। मामला तब और गंभीर हो गया जब इसमें से कई तबलीगी जमात के लोग अभी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं और उनकी जांच नहीं हो पाई है। इससे खतरा इस बात को लेकर बढ़ा हुआ है कि कहीं बिहार में संक्रमण और तेजी से न फैल जाए। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार के सामने चुनौती बड़ी थी। ऐसे मरकज के लोगों की पहचान करने के साथ ही जल्द से जल्द मेडिकल जांच कर उन्हें क्वारंटाइन करवाने की व्यवस्था कराना। गहराते मामले के बीच सरकार पर दबाव भी है। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से हालात पर नजर रखने के अलावा तबलीगियों की विदेशी फंडिंग की जांच की बात भी कही जा रही है। एक इंसानी भूल हुई है। जो जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था वो जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया तबलीगी जमात के लोगों ने। लेकिन मुजरिमों की तरह उनको ट्रीट करना, आप ये समझ ले कि उनके ऊपर एनएसए लगाना और उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना, ये सही नहीं है। ये सरकार हमारी ऐसा नहीं करेगी। हम मुजरिमों की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो बीमार हो सकते हैं, समाज को बीमार कर सकते हैं, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना, उनका टेस्ट कराना, उनको क्वारंटाइन करना और उनका इलाज कराना सरकार करा रही है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा न होने के कारण कट्टरपंथी भी थे और गरीब तबके से ज्यादा संबंध इनका था। लेकिन अब तो रोज रोज इनके बारे में नए रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। अब तो यह भी पता चला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये तथ्य जुटाए हैं कि इनको विदेशों से कोरोना संक्रमण को देश भर में फैलाने के लिए फंडिंग हुई है। ये बहुत सीरियस बात है। वहीं कोरोना संक्रमण का मामला जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है और इसका कनेक्शन तबलीगी मरकज से गहरा जुड़ता जा रहा है, उस पर कांग्रेस भी सरकार से ऐसे लोगों की पहचान कराकर तबलीगी लोगों को क्वारंटीन करने की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हम किसी भी धर्म से जुड़े लोग क्यों न हो, अगर हमारे गतिविधियों से कहीं बीमारी महामारी फैलने में कुछ बातें सामने आ रही हैं तो जो संबंधित धर्म गुरु हैं उनका दायित्व है कि अपने लोगों को समझाएं और डॉक्टरों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस बल के साथ सहयोग करें। इसमें कहीं से भी कोई बुराई नहीं है। महामारी जब हुआ है तो जांच क्यों न हो। जाहिर तौर पर जिस तरह से तबलीगी जमात ने कोरोना के संक्रमण को तेजी से फैलाया है और दिल्ली के निजामुद्दीन की तर्ज पर नालंदा में भी 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसने राज्य सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसे में सियासतदानों को सियासत से ज्यादा हालात से निपटने पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। नेपाल से रची गई कोरोना की साजिश। बिहार के रास्ते देश भर में फैलाया वायरस। कोरोना कांड के जिम्मेदार जाहिल जमाती। तबलीगियों के तरकश में कोविड के तीर। इन्फेक्शन को बढ़ाने वाले देश के